हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम करें ईडम एंड फ्रेज इजी ट्रिक्स के साथ। आज का हमारा जो ईडम है फर्स्ट वो है हेल्सियन डेज। हेल्सियन डेज मीन्स खुशगवार दिन, पीसफुल डेज। हेल्सियन डेज कहाँ से आया? ये जो ईडम है ये ग्रीक की, पुराने ग्रीक में बहुत सारी दंत कथाएं प्रचलित थी, बहुत सारी ईडम्स आए हैं वहां से, ग्रीक की दंत कथाओं से। तो वहीं से ये हेल्सियन डेज भी आया। हेल्सियन एक्चुअली किंगफिशर जो बर्ड है उसको बोला गया है, उसको हेल्सियन भी कहा जाता था, किंगफिशर बर्ड को। और कथा के अनुसार ये माना जाता है कि जब किंगफिशर बर्ड या हेल्सियन बर्ड अपना जब एग देता है, वो एग कहाँ बनाता है, वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? वो समुद्र पर तैरता हुआ घोंसला बनाता है। तो जिन दिनों में वो एग देता है और जब तक उन एग तैयार होकर उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते, तब तक समुद्र बिल्कुल शांत रहता है, काम रहता है, कोई लहर नहीं आती, कोई तूफान नहीं आता। तो ये माना जाता है कि वो दिन जब तक वो एग पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो जाते, तब तक भगवान जी उसको, समुद्र को शांत रखते हैं। और वो किंगफिशर जो बर्ड है उसके लिए बहुत ही अच्छे दिन होते हैं, पीसफुल डेज होते हैं, क्योंकि वो इसको टाइम मिलता है अपने एग्स को पूरी तरह से प्रिपेयर करने में, और उनमें से जब तक उसके जो बच्चे हैं, जो बर्ड, जो बेबी किंगफिशर बर्ड है, वो बाहर नहीं आ जाता। तो हेल्सियन डेज का मतलब हो गया कि जो किंगफिशर के अच्छे दिन, किंगफिशर बर्ड के अच्छे दिन, तो वहां से इसको लिया गया है। नेक्स्ट है हैमर एंड सिकल। समाजवाद का प्रतीक, ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिज्म इन जनरल। हैमर पता है हमें, हथौड़ा होता है, और सिकल दराती होती है। जैसे जनरली आपने ये सिंबल देखा होगा, एक हथौड़ा ऐसे बना होता है, हथौड़ा बना दिया और इसमें दराती, यानी कि इस तरह से दराती बना दी। तो ये जो सिंबल है दराती और हथौड़े का, दराती और हथौड़ा एक दूसरे से क्रॉस बना रहे हैं, ये जो सिंबल है ये समाजवाद का प्रतीक माना जाता है, यानी कि सिंबल इसी को शो करता है, कम्युनिज्म को ही शो करता है। तो ये तो आपको याद रखना है कि समाजवाद का ये सिंबल होता है दराती और ये हथौड़ा। नेक्स्ट है हमारा हैमर एंड टोंग्स। बहुत अधिक मेहनत से, विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी। हैमर हमें पता है थोड़ा होता है, टोंग मतलब चिमटा। जैसे जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार होते हैं, लोहार क्या करते हैं, जैसे पहले तो लोहे को बहुत तेज भट्टे में गर्म करते हैं, जब वो रेड हो जाता है तो उसको एक टोंग से पकड़ के, चिमटे से पकड़ के उस पर हैमर से पीटते हैं उसको, जो उनको मनचाही शेप उसको देनी होती है। तो चिमटे और जो हथौड़े, तो इस जो ये काम कर रहे हैं वो, उसी में बहुत मेहनत लगती है, पकड़ के उसको बहुत जोर से पीटना और पहले उसको अच्छे से गर्म करना, यानी कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो हैमर एंड टोंग का मतलब यहाँ से ब्लैक स्मिथ से लिया गया, लोहार से लिया गया, कि लोहार का जो काम है वो बहुत ही कड़ी मेहनत वाला होता है। तो वहां से हम कहेंगे बहुत अधिक मेहनत से, विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लव विद, अच्छे सहयोग से, इन क्लोज कोऑपरेशन। हैंड्स एंड ग्लव, आपको पता है जो ग्लव्स होते हैं वो हैंड्स के लिए बिल्कुल फिट होते हैं, यानी कि वो हैंड्स और ग्लव्स का कैसा रिश्ता है, बिल्कुल बहुत अच्छा रिश्ता है एक दूसरे से, वो एक दूसरे का अच्छा सहयोग देते हैं। तो जब भी हम, जैसे मान लो कोई दो पार्टियां हैं या दो टीम है, जो एक दूसरे का कोई काम उनको दिया गया और दोनों टीम एक दूसरे का बहुत कॉपरेट करती हैं, आधा काम वो कर रहा है, आधा काम वो कर रहा है, तो एक हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों टीमें कितनी अच्छे से काम कर रही है, कितना कॉपरेशन से काम कर रही है, जैसे ये हैंड और ग्लव्स हों, यानी कि उसी के लिए बने हों, जैसे एक दूसरे के, तो जो ग्लव्स होते हैं वो हैंड्स के लिए ही बने होते हैं। तो उसी तरह से जब दो टीमें या दो कोई भी पर्सन, जैसे दो कोई भी पार्टियां एक दूसरे से मिलकर कॉपरेशन से काम करते हैं, तो उसके लिए हम ये इडम यूज कर सकते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हैंड एंड ग्लव्स हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हैंग बाय थ्रेड। बहुत नाजुक स्थिति में होना, बी इन द रिस्की सिचुएशन, यानी कि डर में रहना, हमेशा रिस्क बना रहना कि कुछ भी हो सकता है, हमेशा एक ऐसी स्थिति बने रहना कि कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हैंग बाय द थ्रेड ये आया है, हमने जब डी के वर्ड्स किए थे तो हमने डेमोक्लस स्वॉर्ड की थी, डेमोक्लस की तलवार। और आपको अगर याद हो तो उसमें एक स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। डेमोक्लस एक ग्रीक राजा के यहाँ दरबारी था, और उसने जब राजा को कहा कि राजा आप तो
सब सारी जो कितनी अच्छी चीजें आप भोग विलास सब कुछ आपको मिल रहा है, तो आप तो बहुत खुश हो। तो उसने कहा चलो ठीक है, एक दिन के लिए तू मेरी गद्दी पे बैठ के देख, तू फील कर कि मैं कैसा फील करता हूँ। तो जैसे वो डेमोकस उस राजा की गद्दी पे बैठा तो बढ़िया, जैसे उसने एक आवाज पे सारे सिपाही आ रहे हैं, खाना पाना जो भी वो बोल रहा है सारी उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। लेकिन जैसे उसने अपनी नजर ऊपर उठाई तो उसकी जो राजगद्दी थी उसकी सिंहासन के ऊपर एक तलवार भी लटक रही थी, और वो तलवार बिल्कुल एक पतले से तार पे, पतले से तार का मतलब वहां पे यूज किया गया था कि जो घोड़े की पूंछ का एक बाल, बहुत पतला सा बाल, उससे वो तलवार लटकी हुई थी, यानी कि वो ऐसा लग रहा था कभी भी गिर सकती है। तो हैंग बाय द थ्रेड ये वहां से ली गई है। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया था राजा ने कि हम ठीक है, आप लोगों को ये लग रहा है कि हम राजा हैं, जो हम चाहते हैं वो हो रहा है, हमारी एक आवाज पे सारी हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इस तलवार की तरह हमेशा खतरा बना हुआ है, आसपास से मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। तो ये तलवार ये शो कर रही है कि हमेशा मैं एक डर की स्थिति में रहता हूँ, एक रिस्क की स्थिति में रहता हूँ। तो हैंग बाय ए थ्रेड, यानी हैंग मीन्स लटके होना थ्रेड से, तो तलवार जो है वो लटकी हुई एक धागे से, इसके सिर पे हमेशा तलवार लटकी रहे तो वो कैसा होगा, हमेशा रिस्क की सिचुएशन में रहेगा। तो हैंग बाय द थ्रेड ये उसी स्टोरी से लिया गया, डेमोकस स्वॉर्ड से। उसके बाद है हार्ड नट टू क्रैक, जटिल समस्या या जटिल व्यक्ति, ए डिफिकल्ट पर्सन टू सॉल्व और ए पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, या कोई एक ऐसा आदमी जिसको समझना ही बहुत मुश्किल है, हम उसकी समझ ही नहीं पाते कि अच्छा है बुरा है, कभी तो ये बहुत अच्छे से बात करता है, कभी बहुत गुस्सा हो जाता है, यानी कि किसी चीज को समझने में बहुत प्रॉब्लम होना, उसको कहेंगे हार्ड नट टू क्रैक। अब इसको ऐसे याद रखें, नट क्या होते हैं, जैसे नट्स क्या हो गए, नट्स हम जनरली इनको बोलते हैं बादाम, अखरोट, जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम नट्स बोलते थे, मूंगफली भी नट होता है, तो इनको हम नट बोलते हैं। तो आप एक याद रखने के लिए सोच सकते हो कि नट का मतलब मान लो हमने अखरोट ही ले लिया या बादाम ही ले लिया, तो बादाम का ऊपर से पहले शेल को आपको तोड़ना पड़ेगा, फिर अंदर से गिरी निकलेगी, वो आप खाओगे। तो हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि हार्ड नट बहुत मजबूत नट है, उसको क्रैक करना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो, यानी कि किसी नट के ऊपर वाले शेल को, बादाम के ऊपर वाले छिलके को या अखरोट के ऊपर वाले छिलके को तोड़ना बहुत मुश्किल हो तो हम क्या कहेंगे, बहुत बड़ी जटिल समस्या है ये। तो किसी भी नेट को क्रैक करना, किसी भी नेट को तोड़ना क्या मतलब क्या होगा, वो एक समस्या, जटिल समस्या हो जाएगी कि उसको करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। नेक्स्ट है हॉल ओवर द कोल्स, कोसना या भत्सन्या करना। अब भतर्सना क्या होता है, भतर्सना होता है जो टू टेक ए टास्क और रिप्रीमेंड या डांटना कह सकते हो आप एक तरह से, क्योंकि रिप्रीमेंड का मीनिंग यहाँ पे डांटना होता है, यानी कि बहुत बुरी तरह से किसी को डांटना। कोसना कहते हैं ना, जैसे कोई काम गलत, जैसे हमारे घर में भी है, फैमिली मेंबर्स में होते हैं, जैसे मान लो किसी गलत काम हो जाते तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा या दादी है, तो वो कोसना शुरू कर देते, इसी की वजह से हुआ ये सारा काम, ये ध्यान नहीं करता, ये नहीं करता। तो कोसना क्या होता है, डांटना एक तरह से, उसको उसी चीज के लिए कहना कि यही जिम्मेवार है, तो उसको हम कहेंगे होल ओवर द कोल। एक्चुअली अगर हम इसको हिंदी में देखते हैं तो होल ओवर का मतलब होता है यहाँ पर ढोना, यानी कि किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, उसको होल ओवर बोलते हैं हम। और होल ओवर द कोल्स यानी कि कोलों के ऊपर से किसी चीज को ढोना। एक्चुअल में ये आया कहाँ से है, जो मिडल एज थी, यानी कि मिडल हिस्ट्री थी, उसमें क्या था कि जो लोग, बहुत सारे ऐसे राजा थे जो पनिशमेंट की उनके अलग अलग तरीके होते थे, और कुछ तो बहुत ही क्रूर होते थे, पनिशमेंट इतनी बुरी तरह से दी जाती थी। तो वहां पे क्या होता है, अगर कोई गलत काम करता था तो उनको क्या पनिशमेंट दी जाती थी, उनको एक कोयले का एक बेड बना दिया जाता था, बेड पे यहाँ पे कोयले रख दिए जाते थे, आग से जलते हुए कोयले, और उनके ऊपर उसको घसीटते हुए ले जाते थे, होल ओवर ऐसे उनको घसीटते हुए ले जाते थे उन कोयलों को, ये पनिशमेंट होती थी एक तरह की। तो इस हॉल ओवर द कोल वहां से आया है, मिडल एज में इस तरह की भी पनिशमेंट दी जाती थी जो बुरे काम करता था। तो इसका मीनिंग एक तरह से है कोसना या डांटना, या उसको उसकी सजा देना एक तरह से। उस राजा के लिए तो ये यही था कि वो सजा दे रहा है उन्होंने जो गलत काम किए हैं। तो होल ओवर होता है ढोना या एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। ओवर द कोल का मतलब कोयलों के ऊपर से उसको एक जगह से दूसरी जगह पर खींच कर ले जाना उसके शरीर को। उसके बाद है हैव फिंगर इन द पाई, किसी कार्य में शामिल रहना, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। हैव फिंगर इन पाई, पाई एक्चुअली ये वो पाई नहीं है जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, पाई एक खाने की चीज भी होती है, बेकरी का प्रोडक्ट भी है पाई।
तो ये कहाँ से लिया गया, हैव पाई इन द हैव फिंगर इन द पाई। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे कोई हम खाना बना रहे हैं और कोई बाहर से आता है, वो जो चीजें हमने बनाई उसे रुका नहीं जाता। कई बार होता है ना, कई इंसानों से रुका नहीं, तो चेक करता है, उंगली इसमें लगाई और टेस्ट करके देखा हाँ अच्छा है नहीं है। तो ये वहां से लिया गया हैव फिंगर इन द पाई, यानी कि वो बिजी रह रहा है, वो कुछ ना कुछ पाई है जो खाने की चीज, उसमें फिंगर डाल के टेस्ट करके देख रहा है कि हाँ अच्छा बना या नहीं बना। तो हैव फिंगर इन पाई का मतलब वो काम, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, किसी कार्य में शामिल है। टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, खाली नहीं है वो, हैव फिंगर इन द पाई। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हैव वंस हैंड फुल, काम की कमी नहीं होना। टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, बिल्कुल इजी है ये तो। हैव वंस हैंड फुल, किसी के हाथ फुल होना। ये हाथ फुल होने को अब कैसे रिलेट कर सकते हो, आप याद रखने के लिए कर सकते हो। जैसे मान लो हम कहेंगे हमारे हैंड तो फुल है, यानी कि हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है। जैसे कोई भी मिस्त्री है, मैकेनिक है, तो उसके पास काम बहुत ज्यादा है, यानी कि उसके मान लो गाड़ियों का मैकेनिक है और उसके पास 10 गाड़ियां खड़ी है जिनको रिपेयर करना है, तो उसके हाथ तो बिल्कुल फुल है। हाथ फुल होने का मतलब क्या है, उसके पास काम बहुत ज्यादा है, वो फ्री नहीं है। हैंड्स फुल है, हैंड्स खाली नहीं है। नेक्स्ट है हैव वंस वे, अपनी इच्छा के अनुसार। टू वे वन वॉन्ट्स, हैव वंस वे यानी कि अपने रास्ते पर ही चलना। उसे मतलब जो उसका मन कर रहा है, उसका मन कर रहा है हम लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में जा रहा है। उसका मन कर रहा है दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। उसका मन कर रहा है घूमने जाना, घूमने, यानी कि वंस वे, अपनी ही इच्छा से चलना, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने ही रास्ते पर चलना, किसी की नहीं सुनना। तो द वे वन वार्ड, जो हम चाहते हैं वही करना, उसको कहेंगे अपने ही। वंस वे, वे मतलब यहाँ पे आप रास्ता सोच सकते हो और याद करने के लिए खुद के ही रास्ते पर, खुद ने जो रास्ता सोच लिया उसी पे चलना। नेक्स्ट है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, एक ही समय कई कार्यों में शामिल होना। टू बी इन्वॉल्व इन मैनी ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, ये भी कहां से लिया गया, ये भी ब्लैक स्मिथ से ही लिया गया। जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, जैसे हमने ये किया था ना हैमर एंड टोंग, ये भी उन्हीं को शो कर रहा था कि वो चिमटे और हैमर से हार्डवर्क करते हैं बहुत ज्यादा। तो हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, ब्लैक स्मिथ का क्या काम होता है, वो आयरन के टुकड़े को पहले आग में डालेगा, जब वो पूरी तरह से तप जाएगा फिर उसको शेप देगा। तो एक साथ बहुत सारे आयरन के टुकड़ों को अगर आप आग में डाल दोगे तो क्या होगा, आपको सभी को एक साथ शेप देनी होगी, क्योंकि अगर मान लो एक को शेप दे रहे हो और दूसरा तब तक ठंडा हो गया तो शेप आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आयरन को जब पूरी तरह से रेड हो जाता है तभी उसकी शेप को आप चेंज कर सकते हो। तो अगर एक साथ आप भट्टी में बहुत सारे आयरन के टुकड़े रख दोगे, बहुत सारे लोहे के टुकड़े रख दोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एक ही समय में कई कार्यों में शामिल हैं। यानी कि आप सभी टुकड़ों को अलग अलग शेप दोगे तो एक साथ आपको सभी को अलग अलग शेप देनी पड़ेगी, तो एक ही साथ कई कार्यों में शामिल हो गए आप। तो नेक्स्ट है हमारा हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम जिसको बोलेंगे। एडमिरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन द सिविल मैनर। हैंड पैक्ड हस्बैंड, एक्चुअली जो हैंड पैक्ड होता है, हैंड पैक्ड का मीनिंग होता है जैसे जो मुर्गी चोंच मार कर दाना खाती है ना, जैसे हम ग्राउंड में अगर हमने दाना डाल दिया और वो दाना, उसका ध्यान कहाँ होता है, कॉन्स्टेंटली वो चोंच मारती रहती है मुर्गी नीचे या मुर्गा। तो हैंड पैक्ड का मतलब होता है मुर्गी का चोंच मारकर दाना जो खाना, उसको कहते हैं। तो हैंड पैक्ड हस्बैंड को यहाँ इसलिए कहा गया है कि ऐसा हस्बैंड जिसको जो जहां दाना डाल दिया, आप याद रखने के लिए ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा हस्बैंड कि उसकी वाइफ ने यहाँ दाना डाला तो यहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली चोंच मार के अपना खाना खा रहा है, यहाँ दूसरी जगह डाल दिया तो दूसरी जगह, यानी कि जो जहां उसको कहा गया, जहां उसको खाना दिया गया वो वहीं पे शुरू हो गया, उसे और कुछ सोचा नहीं, तो उसको कहेंगे जोरू का गुलाम। यानी कि अपनी वाइफ का बिल्कुल जो उसने कहा वही कहना मानना, बिल्कुल सर्वेंट्स की तरह है काम करना, अपनी वाइफ के इशारों पर नाचना, हैंड पैक्ड हस्बैंड आप उसको कहोगे। नेक्स्ट है हरकुलिन टास्क, बहुत कठिन कार्य है। टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम जिसको करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हरकुलिन टास्क एक्चुअली ये भी कहानी है, हरकुलस, हरकुलस एक कहानी है। हरकुलस गॉड, ये एक ग्रीक का हीरो बोला जाता है इसको, हरकुलस को। ग्रीक में एक कहानी प्रचलित है कि हरकुलस गॉड का बेटा हुआ करता था, भगवान, उसकी मदर जो थी वो नॉर्मल ह्यूमन थी, तो उनका बेटा था हरकुलस, और उस हरकुलस में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी उसके पास, क्योंकि गॉड जीज का बेटा माना जाता है ये।
तो उसको जो भी काम दिया जाता था वो कठिन से कठिन काम यानी कि हार्ड वर्क से हार्ड वर्क काम कर देता था, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब है सिर्फ जो हरक्यूलिस ही कर सकता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाला बंदा ही कर सकता है। तो ऐसा काम क्या होगा, ऐसा टास्क तो वही होगा जो करना बहुत मुश्किल हो। तो हरक्यूलिस एक हीरो था जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी, तो वो काम, उसके लिए जो टास्क है वो नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता। इसका नॉर्मल आदमी को करने के लिए तो उसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हरक्यूलियन टास्क हो गया ऐसा टास्क जो सिर्फ हरक्यूलियन कर सकते हैं, यानी कि बहुत कठिन कार्य है जिसको करने में बहुत एफर्ट रखता है। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई मीन्स होता है अकेला या अलोन कह सकते हो, इन ए डिप्राइव्ड सिचुएशन, अलोन। हाई एंड ड्राई, अब इसको एक्चुअली ये लिया कहाँ से गया है कि याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि कहीं पर ये स्टोरी लिखी हुई थी कि हाई एंड ड्राई कुछ जो शिप होती थी, जहाज, पानी वाली जहाज, उनके लिए यूज की जाती थी। ऐसी शिप जैसे समुद्र में जाते जाते किसी टापू पे, ऐसे बहुत हाई टापू पे फंस जाती थी वो। और ड्राई का मतलब वहां आसपास पानी बहुत दूर दूर तक होता था, यानी कि उसको वापस पानी के अंदर लाना बहुत मुश्किल था बिना किसी हेल्प के, यानी कि ऊंचाई पर फंस जाती थी जहां पर पानी में उसे वापस उतारने में बहुत दिक्कत होती है। ड्राई का मतलब आप याद कर सकते हो कि पानी, क्योंकि बोट तो किसमें चलेगी, पानी के अंदर ही चलेगी, उसको बोट को पानी में उतारना पड़ेगा, लेकिन वहां पे ना तो लहरें आती थी ना कोई इतनी बड़ी टाइड्स आती थी कि वो उसको वापस पानी में लाया जा सके। तो हाई एंड ड्राई का मतलब एक ऐसी जगह बहुत ऊंचाई पर है, और ड्राई याद करने के लिए आप ड्राई सूखा याद कर सकते हो, या ऐसी जगह जहां पर पानी नहीं मिल रहा है तो और कोई हेल्प के लिए भी नहीं आ रहा है, तो उसको अकेला कहेंगे हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड होते हैं निरंकुश या ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग यहाँ पर रोबदार को बोल सकते हो आप, इसको रोबदार, क्योंकि ओवर बियरिंग को अगर हम हिंदी में देखते हैं तो ये रोबदार मीनिंग होता है। या फिर हमें कहें कि एक ऐसा आदमी जिसकी बहुत पहुंच बहुत ऊपर तक हो, यानी कि अपना काम वो किसी भी जैक से करवा सकता हो, हाई हैंडेड। तो नाम से ही पता चल रहा है हाई हैंडेड का मतलब जिसके हाथ बहुत ऊंचे हो। बहुत ऊंचे का मतलब क्या है, जिसकी अप्रोच बहुत ऊपर तक हो, उसे अपना काम कराने की दिक्कत नहीं होती, वो उसके हाथ पहुंच ऊपर तक है तो अपना काम किसी भी तरह निकलवा लेता है। तो रोबदार या निरंकुश, यानी कि जिस पर अंकुश ही नहीं लगाया जा सकता, यानी कि जिसको रोका ही नहीं जा सकता, हाई हैंडेड, जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक हो। उसके बाद हाई लिविंग। हाई लिविंग ऐश आराम की जिंदगी, लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज, ये तो बिल्कुल ईजी है। हाई लिविंग, हाई लिविंग का मतलब ही हाई लिविंग ऊंची जीवन जीना, ऊंची शैली का जीवन जीना, यानी कि सब कुछ ठाट बाट होना जिसके पास, ऐश आराम की जिंदगी। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट, गलत तरीके से प्रहार करना, टू स्ट्राइक अनफेयरली, हिट बिलो द बेल्ट। जैसे गेम्स होते हैं, बॉक्सिंग वगैरह जो गेम होता है उनमें ये रूल होता है कि बेल्ट से नीचे हिट नहीं करना होता, यानी कि जो हम बेल्ट, पैंट के ऊपर जो बेल्ट पहनते हैं उससे नीचे वाले पोर्शन में हिट नहीं करना होता, वो गलत माना जाता है। तो नीचे के पोर्शन में अगर आप हिट कर रहे हो इसका मतलब गलत तरीके से प्रहार कर रहे हो, रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हिट बिलो द बेल्ट मतलब अगेंस्ट द रूल, तो गलत तरीके से प्रहार करना। नेक्स्ट है हिट द जैकपॉट, बड़ी कामयाबी मिलना, गेनिंग ए बिग और ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाय लक, यानी कि लक से कामयाबी मिलना। तो लक किस में होता है, लक तो जैसे हम मान लो लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो लॉटरी में लकी ड्रॉ होता है, लकी ड्रॉ हो गया लॉटरी का टिकट। तो लक से जो बड़ी कामयाबी मिले, तो यानी कि जैकपॉट लग जाए किसी का, हिट द जैकपॉट, लॉटरी का टिकट मिल गया, लॉटरी लग गई आपके बहुत सारे पैसों की, तो आपने क्या किया, हिट द जैकपॉट, आपको बड़ी कामयाबी मिली, यानी कि लक से मिली गई कामयाबी को हम हिट द जैकपॉट कहेंगे। उसके बाद हिट द नेल ऑन द हेड, सही समय पर सही बात और कार्य करना, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। हिट द नेल ऑन द हेड, जो नेल, जैसे हम दीवार में कोई भी कील लगाते हैं, तो कील लगाते हैं तो कील के हम हैमर से यहाँ पे कील के हेड पर वार करते हैं ना, तो अगर सही हेड पे वार करेगा तभी तो कील दीवार के अंदर जाएगी। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है जो कील है उसके सही हेड पर ही निशाना लगाना, यानी कि सही जगह पर निशाना लगाना, सही जगह पर बात कहना ताकि वो बात हो जाए। अब हेड पे लगाओगे तो कील अंदर जाएगी, जो कि हमारा पर्पस था। तो इसी तरह से सही समय पर बात कहने का मतलब है सही नेल के हेड पर ही हिट करना। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस, कोई विकल्प न होना, नो अल्टरनेटिव। हॉब्सन चॉइस एक्चुअली क्या है, हॉब्सन यहाँ पर एक पर्सन का नाम है। ये हॉब्सन एक ऐसा आदमी था, ये एक
कहानी है, दंत कथा ही है हॉब्सन। एक ऐसा पर्सन था जो घोड़ों को रेंट पे देता था, लेकिन उसने क्या कह रखा था कि घोड़ों को रेंट पे तो कोई भी आके ले सकता है, लेकिन कोई स्पेशल चॉइस नहीं होगी, वो अपनी मर्जी से जो उसके पास अवेलेबल होगा ना वही घोड़ा देता था। ये नहीं था कि हमें काला घोड़ा चाहिए, सफेद घोड़ा चाहिए, उसकी क्वालिटीज वो चॉइस नहीं देता था। तो हॉब्सन चॉइस का मतलब हो गया कि उसकी ही चलेगी, उसके पास जो घोड़ा है वही मिलेगा, आपको कोई चॉइस या कोई विकल्प नहीं है। तो हॉब्सन चॉइस वहीं से लिया गया कि हॉब्सन की ही चॉइस, जो उसके पास घोड़ा है वही मिलेगा, कोई अलग आपको विकल्प नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है होल एंड द कॉर्नर पॉलिसी, गुप्त नीति, सीक्रेट पॉलिसी। अब इसको कैसे याद रखो, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, हम इसको याद करने के लिए हम इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे गांव में क्या होता है जनरली, जैसे मान लो हम पड़ोस में रहते हो, किसी दो पड़ोसी की बनती नहीं आपस में, तो क्या होता है कईयों को इंटरेस्ट होता है कि उनके घर में क्या चल रहा है, चलो पता करें। तो मान लो उसने अपने कॉर्नर, अपने जो घर के कोना है, कॉर्नर की, क्योंकि दीवार से दीवार लग रही है, तो कोने में एक होल बना लिया, एक छेद बना लिया, और वहां छेद से वो सारी चीजें उनकी देख रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उनके सारे सीक्रेट प्लान्स को पता कर रहा है। तो वो उनको सीक्रेट प्लान को देखकर भी कैसे इनको नीचा दिखाया जा सकता है, या कैसा इनको इनकी गलत अफवाहें उड़ाई जा सकती है, इससे सीक्रेट पॉलिसी बनाता रहता है। तो दीवार के कोने में होल करके वो सीक्रेट पॉलिसी बनाता है अपने पड़ोसियों के लिए। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद ह्यू एंड क्राई, हो हल्ला, एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, यानी कि हो हल्ला मचाना, एकदम से चीखना चिल्लाना, लोगों को इकट्ठा कर लेना, हो हल्ला मचाना, उसको कहेंगे ह्यू एंड क्राई। एक्चुअली जो ह्यू है ये ओल्ड फ्रेंच का एक वर्ड है। इस ह्यू का मतलब होता है टू शाउट। ओल्ड फ्रेंच में, पुराने फ्रेंच में ये वर्ड यूज किया जाता था, जिसका मतलब था शाउट, यानी कि चिल्लाना और रोना। और ये लिया कहाँ से गया है, जैसे क्या होता है मान लो कोई क्राइम हो रहा है, क्राइम अचानक से कोई उस क्राइम को होते हुए देखता है, तो क्या एकदम से क्या करेगा, चिल्लाना और रोना शुरू कर देगा, क्या हो रहा है, बचाओ इसको, ये करो वो करो। तो इस तरह से उस क्राइम सीन को देखकर, किसी गलत चीज को देखकर हो हल्ला मचाना एकदम से, या किसी मान लो घर में कोई चोर आ गया हमारे घर में और हम एकदम से उसको देख रहे, तो हम एकदम से हल्ला मचा देते हैं, तो उसको ह्यू एंड क्राई कहेंगे, यानी कि टू शाउट एंड क्राई, चिल्लाना और रोना, हो हल्ला मचाना। नेक्स्ट है हमारा ह्यूज मनी, किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, यानी कि मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट। मान लो हमें हमारी कोई सीक्रेट बात थी और हम किसी को ना चाहते हुए किसी को पता चल गया, तो हम ये सोचते हैं अरे इसको तो पता चल गया, चलो कोई ना, इसका मुंह बंद करने के लिए क्या करते हैं, इसको पैसे दे देते हैं, भाई तू ये ले 10,000 रुपए, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। तो वो जो 10,000 रुपए आपने दिए हैं, वो रुपए कैसे रुपए हैं, ह्यूज मनी है। अब ह्यूज मनी को आप कैसे याद कर सकते, ह्यूज को आप घूस से याद कर सकते, घूस देते हैं ना, हम रिश्वत देते हैं, तो घूस मनी, यानी कि किसी चीज को, किसी गलत चीज को छुपाने के लिए, किसी गलत चीज करवाने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो घूस ही तो होता है, रिश्वत होती है। तो किसी गलत चीज को गुप्त रखने के लिए दिया गया पैसा घूस मनी या हुश मनी, ऐसा आप इसको लर्न रख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।